हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग जानते हैं अजीम प्रेमजी साहब जो हैं ये विप्रो के चेयरमैन हैं और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किन किन स्टेट में काम करती है। यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन, एसोसिएट, फेलो और टीचर्स की वैकेंसी निकलती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, वैकेंसी निकलती कब है, रिटन टेस्ट होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से सबके जानने की इच्छा होती है कि सैलरी कितनी है। फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करती क्या है और हमें क्या काम करना पड़ेगा, टीचर को क्या काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से टीचर पढ़ाता है, लेकिन डिटेल में हमें ये समझना है कि वास्तव में और क्या क्या काम करता है। वहाँ पर लाइफ कैसी है, करियर कैसा है, ग्रोथ कैसी है, प्रमोशन होता है या नहीं होता, पॉलिसीज हैं तो कैसी हैं, वर्क कल्चर कैसा है, जो लोग काम करते हैं वो किस किस तरह की फील्ड से आते हैं, ये सभी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको फाउंडेशन में काम करना है या नहीं करना, और करना है तो आप कैसे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन काम कहाँ कहाँ पर करती है। देखिए, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीख में 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में फाउंडेशन का वर्क है। इन 7 स्टेट्स में आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटका, तेलंगाना और एक यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी। तो यहाँ पर फाउंडेशन काम करती है। इसमें से 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में तो काम है मेनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जबकि झारखंड में अभी इन्होंने हेल्थ में काम करना शुरू किया है। तो हेल्थ में अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती हैं और उसमें फ्रेशर्स को भी लिया जा रहा है, एक्सपीरियंस वाले को भी लिया जा रहा है। तो इस समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। उससे रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। आई एम डिस्कसिंग मेनली फॉर द एजुकेशन सेक्टर। देखिए, सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी निकलती कब है। मैं आपको बता दूं, 24/7 थ्रू आउट द ईयर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में आप उनके वेबसाइट के करियर सेक्शन पे जाएं और अप्लाई करें। हमेशा वैकेंसी ओपन है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि फाउंडेशन को लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। दूसरी वजह यह है कि फाउंडेशन अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे हैं। असल में है क्या, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में ये फाउंडेशन काम करती है, नहीं, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है। लेकिन ये धीरे धीरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने काम को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैकेंसी हमेशा निकली रहती है। जब वैकेंसी आती है तो फिर अगला सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दो। एलिजिबल कौन कौन है। देखो, अगर हम टीचर की बात करें तो निश्चित रूप से आपको टीचिंग करने के लिए इंडिया में जिन डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टीचिंग में फ्रेशर्स को भी लिया जाता है। टीचर की जब भी वैकेंसी आती है तो अलग अलग टाइम पे आप देखें कि कब कितने एक्सपीरियंस को मांगा गया, फिक्स एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी वैकेंसी आती है रिसोर्स पर्सन की। रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी में क्लियरली मेंशन रहता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप टीचिंग की फील्ड में काम करने जा रहे हो तो या तो आपके पास एनजीओ सेक्टर का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास स्कूल या कॉलेज में टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस भी चल जाता है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको थोड़ा कम एक्सपीरियंस के साथ भी ले लिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 साल का एक्सपीरियंस सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं कि एसोसिएट की पोस्ट में क्या कहानी है। देखिए, एसोसिएट की पोस्ट के लिए पहले तो हम अप्लाई कर सकते थे और अप्लाई करके लोग एसोसिएट बन जाते थे। अब ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, खुद अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। वहाँ से ये फ्रेशर्स की हायरिंग करते हैं एज एन एसोसिएट। एसोसिएट की डायरेक्ट हायरिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। फेलोज की पहले हायरिंग होती थी, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन वाले की फेलो की हायरिंग नहीं करते हैं। आप सीधा एज अ रिसोर्स पर्सन
भर सकते हो अगर आप फेलो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ अगर आप मेरी ओपिनियन मांगो कि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, फेलो की पोस्ट बंद हो चुकी है तो कहानी खत्म हो गई। एसोसिएट्स की हायरिंग यूनिवर्सिटी से होती है, ये भी कहानी खत्म है। अगली कहानी आती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, टीचिंग के लिए अप्लाई करें या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करें। देखिए, निश्चित रूप से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कुछ स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ाने के लिए टीचर्स हायर करते हैं। तो अगर आप टीचर बनेंगे तो आप एक फिक्स स्कूल में पढ़ाएंगे। रिसोर्स पर्सन का जो कार्य क्षेत्र होता है वो पूरे ब्लॉक लेवल का होता है। अब ब्लॉक लेवल का कार्य क्षेत्र होता है वो भी फील्ड का काम होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आप ये तय कर पाएंगे कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसोर्स पर्सन और टीचर दोनों बनने के लिए है तब आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास एलिजिबिलिटी थी, हमने अप्लाई कर लिया, वैकेंसी हमेशा निकली ही रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली कहानी ये आती है कि टेस्ट कैसा होगा। देखिए, पहले तो होगा रिटन टेस्ट। आजकल तेज़ी से फाउंडेशन हायरिंग कर रही है तो रिटन टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं और ऑनलाइन मोड में भी रिटन टेस्ट होते हैं जो आप घर बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम से दे सकते हैं। रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जैसे आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, आपको उसका एनालिसिस करके उसके बारे में लिखना है, या फिर आपसे ये पूछ लिया कि आप के हिसाब से एजुकेशन क्या है उसके बारे में लिखो थोड़ा सा, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। या फिर आपसे ये सवाल पूछ लिया कि एक केस स्टडी दे दिया कि एक स्कूल है जहाँ पर हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ पर गर्ल्स भी पढ़ती हैं, और कोई वहाँ पर की सिचुएशन दे दी कि उस स्कूल में इस तरह की सिचुएशन है और आप वहाँ के प्रिंसिपल हो या टीचर हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक तो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग दे दी जाती है। अब एप्टीट्यूड रीजनिंग सुन के ऐसा मत समझ लेना कि कोई बैंकिंग लेवल का एप्टीट्यूड रीजनिंग आने वाला है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक, इवन बिलो बेसिक आप कह सकते हो। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के अलावा दो चार क्वेश्चन इंग्लिश के दे देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, हर टेस्ट में ये अपना पैटर्न बदल देते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। ये बात जरूर है कि टीचर और रिसोर्स पर्सन दोनों के लिए एक ही रिटन टेस्ट होता है, तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, दूसरा पेडागोजी के होते हैं, तीसरा जो एजुकेशन की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 का और 2005 का। इसके अलावा आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्टिकल 21A को ऐड कर दिया गया था भारतीय संविधान में, जिसने ये कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो आपको पॉलिसीज, डिफरेंट एक्ट्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ द एजुकेशन, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं? देखो, सीधा सीधा आप समझ लो कि आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप इक्वलिटी, इक्विटी, समता और समानता, सेकुलरिज्म, इन सब में आपका विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए जेंडर न्यूट्रलिटी में, ना केवल जेंडर न्यूट्रलिटी में। एक बात समझने वाली ये है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, बट दे आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी। तो इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। खान पान, किसी का वेजिटेरियन हो सकता है, किसी का नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, आप रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि नॉन वेज वाला कह रहा है कि देखो ये घास फूस खा रहा है, और वेजिटेरियन वाला कह रहा है कि देखो ये जानवरों को मार के खा रहा है। तो एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे के क्षेत्र का, एक दूसरे के खान पान का, एक दूसरे के पहनावे का, जाति, धर्म, लिंग, इन सब से ऊपर उठ के अगर आपके अंदर समता और समानता का भाव है तो निश्चित रूप से इन सवालों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। कोई केस स्टडी दे के पूछ सकते हैं, या कोई एक पैराग्राफ बना दिया और 4 सेंटेंस दे के पूछ लिए।
सवाल बहुत साफ साफ होंगे, क्लियर होंगे, कोई एम्बिगिटी नहीं होगी और बहुत ही सिंपल होंगे। तो ये हो गया रिटन टेस्ट। जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आपको मेल आ जाएगा और मेल में दी होगी इंटरव्यू की डेट। अब कई बार इंटरव्यू 2 होते हैं और कई बार इंटरव्यू 1 होता है। 2 इंटरव्यू तो होते हैं जब, तो एक ऑनलाइन ले लिया जाता है और दूसरा ऑफलाइन। आजकल मैंने पहले ही कहा कि फाउंडेशन तेज़ी से हायरिंग कर रही है, तो कई बार एक सिंगल इंटरव्यू से भी काम चला लिया जा रहा है, जो कि सीधा ऑफलाइन इंटरव्यू लिया जाता है। अब इंटरव्यू में सवाल कैसे होंगे? देखिए, इंटरव्यू में सवाल होंगे रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी समझ क्या है, आपने जो पहले काम किया है जिन फील्ड में, वो काम कैसा था, आपको उससे क्या सीखने को मिला। कोई करंट की इवेंट हो, कहीं करंट का इलेक्शन हुआ हो, उस पर आपकी सोच क्या है। फिर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो काम करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है, अप्लाई करना है? क्या आप जानते हो कि हम किस तरह का काम करते हैं? या आपको कोई सिचुएशन दे दी कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी एरिया में अगर आपको काम करने दे दिया जाए तो आप कर लोगे? या आपको कोई स्कूल की सिचुएशन दे दी कि एक स्कूल है जहाँ पर सिंगल टीचर है, वहाँ आपको भेजा गया सपोर्ट करने के लिए, तो आप वहाँ कैसे काम करोगे? इस तरह के इंटरव्यू में सवाल होते हैं। बेसिकली आपका अगर अपने काम और खुद के प्रति समझ अच्छी है तो इंटरव्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि वो थोड़े फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर्मल नहीं होना है, बी इन योर सेल्फ, जो आप हों वो दिखाएं। आप फॉर्मल ड्रेसअप में जाएं लेकिन बातों में बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो। जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनके इर्द गिर्द बातचीत करें तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। तो रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। अब ऑफर लेटर होगा तो भाई उसमें सैलरी भी मेंशन होगी। सब लोग जानना चाहते हैं कि सैलरी कितने देते हैं। देखिए, कम से कम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लगभग 35,000 रुपये के आसपास सैलरी पे करती है, चाहे वो इनके एसोसिएट्स हों, टीचर्स हों या रिसोर्स पर्सन हों। मैक्सिमम सैलरी कितनी है? मैक्सिमम सैलरी की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। मान लो कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से काम करके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल रूम टू रीड, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन LLF, या आपने टीच फॉर इंडिया में काम किया है, किसी और संस्था में काम किया है जहां आपकी सैलरी थी 50,000, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपको 55,000 दे देगी। हो सकता है कि आपको 60,000 भी दे दें। ये आपकी डील पर डिपेंड करता है। जब आप सैलरी का डिस्कशन करोगे तो कितनी सैलरी में आप काम करने के इच्छुक हो और कितनी सैलरी वो आपको आपकी कॉम्पिटेंसी, एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नॉलेज के आधार पर ऑफर कर रहे हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी थी 90,000, तो देखो, यकीन मानो, हो सकता है कि आपके अंदर खूब क्वालिफिकेशन हो, आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हो, लेकिन आपको फाउंडेशन ऑफर ना करे। क्योंकि एक रियलिटी ये है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में APF सिर पर रेफर करूँगा, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, उसके स्टैंडर्ड से थोड़ी सी कम सैलरी ऑफर करती है। कड़वा लगा ना, लेकिन सच यही है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, चूँकि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में वैकेंसी हमेशा निकली रहती है, आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, तो ये ठीक है कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर से थोड़ी बहुत कम सैलरी होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि आप काम ना कर पाएँ। सैलरी के बाद आता है इम्पोर्टेंट वर्क। देखो, वर्क समझने से पहले तो ये समझ लो कि फाउंडेशन में जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 9 से 6:30। सही सुना आपने, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक आपको काम करना है। कुछ स्टेट्स में ये 6 बजे तक हैं। दूसरा आप जान लो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ये कहती है कि आप मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, कुछ स्टेट्स में ये कहते हैं कि मंडे टू सैटरडे काम करोगे, लेकिन वास्तविकता में आपको कुछ ना कुछ काम देके आपको मंडे टू संडे एंगेज कर लिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अब इस बात को मन में बैठा लो कि जब आप फाउंडेशन में काम करोगे तो मंडे टू फ्राइडे आप फॉर्मली वर्क करोगे, लेकिन सैटरडे संडे भी आप इनफॉर्मली काम वहाँ पर कर रहे होगे। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ काम कैसा है और क्या है। कहा जाता है कि बाध्यता नहीं होती, लेकिन जब आप एक बार फाउंडेशन ज्वाइन कर लोगे तो बाध्यता भी हो जाएगी और काम भी करना पड़ेगा। हालांकि
अगर आप एजुकेशन की फील्ड में काम करते हो तो काम का लोड बहुत ज़्यादा नहीं होता। और सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो ऐसा नहीं होता कि सैटरडे संडे को आप 9 से 6:30 काम कर रहे। मान लो कि संडे को कुछ काम हुआ, आपने 2-3 घंटे संडे का काम किया, इसके बाद आप घर जा सकते हैं। अच्छा, ये काम करते क्या हैं? देखो, टीचर क्या करेगा? स्कूल में पढ़ाएगा, ना केवल पढ़ाएगा, लेसन प्लान बनाएगा, कोई इवेंट होंगी उसको ऑर्गेनाइज कराएगा। अब वो इवेंट क्या हो सकती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं स्कूल में, आप जानते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रंस फेयर वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, साइंस फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। इन सब का काम तो होगा टीचर का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्कूल 9 से 6:30 खुलेगा, स्कूल तो 3 बजे बंद हो जाएगा। 3 बजे स्कूल बंद हो जाने के बाद टीचर क्या करेगा? घर चला जाएगा? नहीं, टीचर 6:30 बजे तक फाउंडेशन के ऑफिस में ही रहेगा या अपने स्कूल के ऑफिस में रहेगा। और क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करेगा। जो उसने पढ़ाया उसको एनालिसिस करके एक रिपोर्ट टीम के साथ शेयर की जाएगी। टीम मतलब आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके जूनियर्स और सीनियर्स भी हो सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर जूनियर और सीनियर रेफर कर रहा हूँ तो एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि फाउंडेशन के हिसाब से फाउंडेशन में सोशल हायरार्की नहीं है, दे हैव ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। रियलिटी क्या है कि हिडन हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, जो हो सकता है कि सोशल में भी आपको मिले और एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिले। लेकिन एक बात तय है कि एडमिनिस्ट्रेशन में तो हिडन हायरार्की है, ओपन हायरार्की भी है, सोशल हायरार्की नहीं मिलेगी। थोड़ा दोनों बातों को क्लियर कर देता हूँ। सोशल हायरार्की का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं तो बॉस का खाना अलग से लगा है, आपका खाना अलग से लगा है। नहीं, एक ही जगह एक ही लाइन में लग के, बॉस हो तो भी उसी लाइन में लगेगा, आप हो तब भी उसी लाइन में लगेंगे। एक ही जगह दोनों खाना खाओगे, आप भी अपनी प्लेट साफ करके रखोगे, बॉस भी अपनी प्लेट साफ करके रखेगा। यह तो होगी सोशल हायरार्की। एडमिनिस्ट्रेटिव में निश्चित रूप से डिसीजंस होते हैं, कुछ सीनियर लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, उनको वो जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। अब वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करें या ना करें वो अलग बात है। तो कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स बना दिए जाते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स बना दिए जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है और बिल्कुल क्लियर है। फाउंडेशन में ये कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लीडर है उसकी कही बात ही अंतिम सत्य है। मतलब सत्य कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रिक्ट लीडर की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो वर्क के साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तव में लाइफ वहाँ पर है क्या। देखो, लाइफ डिपेंड करती है आपके लीडर पे। मान लो आप किसी ब्लॉक में काम कर रहे हैं और ब्लॉक में आपके 5 लोग काम करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो वैसे तो देखा जाए तो सारे लोग बराबर हैं, निश्चित रूप से बराबर भी होते हैं। सोशल हायरार्की है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, लेकिन उसमें भी आपके पास बहुत सारी ऑटोनॉमी होती है। लेकिन अगर आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अच्छा नहीं हुआ, या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट लीडर अच्छा नहीं है, तो ये मान के चलो कि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी आ गई और वहाँ का वर्क कल्चर टॉक्सिक होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में सब जगह टॉक्सिक वर्क कल्चर है, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है, अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जगह टॉक्सिसिटी फैली हुई है, लेकिन बहुत सारी जगह प्रेम भी है। बहुत सारी जगह लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। तो आपकी किस्मत और आपका व्यवहार दोनों मायने रखते हैं। किस्मत ऐसे कि जब आप काम करने जाएं तो आपको लीडर ऐसा ना मिले कि जो टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट करता हो, और आपका व्यवहार ऐसे कि कई बार हम खुद टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने लगते हैं, तो वो आप नहीं करेंगे। तो एक बात आप तय करके जाएं कि कल्चर जो है ये तो लीडर पे डिपेंड करने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो ऑटोनोमसली वर्क करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट। तो जो डीआई है, डीआई का कैंपस और कैंपस में काम करने वाले लोग और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक में काम करने वाले लोग, ये सारे लोगों पर निर्भर करेगा कि वर्क कल्चर कैसा है, क्योंकि वर्क कल्चर लोगों से बनता है। अगर हम करियर की बात करें तो निश्चित रूप से हर साल सैलरी में ग्रोथ तो होती है, लेकिन फाउंडेशन में कोई प्रमोशन का कल्चर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल काम कर लिया तो आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन जाओगे। ये डिपेंड करता है जो सीनियर मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लीडर कहें, स्टेट का लीडर कहें, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर से वही बात कि जो डिस्ट्रिक्ट लीडर और स्टेट हेड की ऑब्जर्वेशन होगी,
अंतिम सत्य वही है। ऑब्जर्वेशन उनकी सही हो, ऑब्जर्वेशन उनकी गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाउंडेशन उसी को मानती है जो ये लीडर्स कहते हैं। अब इस बात को मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वास्तव में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर स्किल्स नहीं हैं। समय बदल रहा है, नए यंगस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। यंगस्टर नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज के साथ जाते हैं जो पुराने लोगों को एक्सेप्ट नहीं होते। अगर आप बात करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पुराने लोगों से कंप्यूटर मुश्किल से चल रहा है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेल नहीं लिख पाते हैं, आप उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। देखो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वैकेंसी कब निकलती है, टेस्ट कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, सैलरी कितनी है, आपकी वहाँ पर लाइफ और करियर किस तरह का रहेगा। काम को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, वास्तव में करते क्या हैं। देखो, 9 से 6:30 तक का जो टाइम है, तो बेसिकली अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो मेन काम है वो है पब्लिक एजुकेशन को सपोर्ट करना। अब जब हम पब्लिक एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में फाउंडेशन के मेंबर जाते हैं। मतलब मैं सीधा सीधा कहूँ तो आप सुबह से अपनी बाइक या स्कूटी उठाओगे और अपने ब्लॉक के सरकारी स्कूल में जाओगे, तो सरकारी स्कूल्स की विजिट करना, वहाँ पर टीचर्स को सपोर्ट करना, इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेशन के लिए प्लान बनाना, मॉड्यूल का डेवलपमेंट करना, कई बार चिल्ड्रन फेयर वगैरह ये सब फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करवाता है। तो ये सारे काम आप करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो फाउंडेशन के लोग फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करने के बाद में अपने ऑफिस पे आते हैं और ऑफिस में आने के बाद रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट में ये लिखते हैं उन्होंने क्या काम किया, कैसा उनका अनुभव रहा, क्या बेहतर रहा, क्या बेहतर किया जा सकता था। फिर वो रिपोर्ट टीम के साथ साझा की जाती है। तो ये काम है। थोड़ा सा टाइम की आपको दिक्कत ज़रूर आ सकती है 9 से 6:30 वाला। तो अगर आप फुल टाइम एंगेज होकर के काम करना चाहते हैं तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई शंका है, तो आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कमेंट में लिंक दे के पिन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।